पूरे इंडो पैसिफिक की बात करें, हम ग्लोबल साउथ की बात करें, यूरेशिया की बात करें, सबको इंपैक्ट करती है ये। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ चंद। अगर आप चाइनीज एनालिस्ट हैं तो आपको पता लग जाएगा अमेरिका कितनी बड़ी धमकी दे रहा है, और बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ। कोई हमें अपनी इकोनॉमी चलानी है, हमें अपना देश चलाना है। हमारे पास अगर तेल नहीं है तो हम बाहर से लेंगे, डॉलर दे के लेंगे, राइट। और ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक महदूद नहीं है, इसमें पूरे दुनिया पर असर पड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले सारा वीडियो आप देखें। मेरी आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बेल आइकॉन है, उसको जरा दबा दीजिए। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज करी। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो थी, या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है, ये इसको थोड़ा समय पहले होना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के वॉर, जो युद्ध चल रहा है अभी, उसके चलते थोड़ा सा डिले हो गई, थोड़ा सा इसमें देरी हो गई। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, ये दुनिया बड़ी, जिसको कहते हैं कि पैनी नज़रों से देख रही है, बिल्कुल जिसको कहते हैं बड़े ध्यान से इसके ऊपर दुनिया देख रही है, पढ़ रही है। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कई ऐसे देश हैं जिनकी होती है, कई ऐसे देश हैं, लेकिन अमेरिका क्यों अलग है? क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पूरे दुनिया भर को इंपैक्ट करती है। तो उसमें चाइना का भी जिक्र होगा, उसमें भारत का भी जिक्र होगा, उसमें रूस का भी जिक्र होगा, उसमें ईरान का भी होगा, उसमें दुनिया भर का जिक्र होगा, इजराइल वगैरह का। तो ये पूरे एक तरीके से एशिया को ले लीजिए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को ले लीजिए, या पूरे इंडो पैसिफिक की बात करें, हम ग्लोबल साउथ की बात करें, यूरेशिया की बात करें, सबको इंपैक्ट करती है ये। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ चंद, जिसको कहते हैं सेलिएंट पॉइंट्स, या कह लीजिए कुछ इनकी बिंदुएं हैं जिनके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। यहां पे सबसे पहले बात करी है, जो सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, सबसे ज्यादा फोकस करा गया, वो चीन के ऊपर करा गया है। और कुछ कमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने इन कमेंट्स को। चाइना के बारे में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका की क्या कहती है। मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल चैलेंज इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन टू शेप द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर। यानी कि चीन जो है वो अमेरिका के लिए, अमेरिका खुला कह रहा है कि चीन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दुश्मन लफ्ज का शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सब नहीं करते, दुश्मन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन हमारा चाइना है, ऐसा अमेरिका ने बोला है। और अमेरिका ने बोला है कि चाइना चाहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है, पूरा दुनिया किस तरीके से पूरा दुनिया चलती है, उसको रीशेप करना चाहता है। दुनिया एक तरीके से आज की तारीख में चल रही है, चीन चाहता है कि अपने हिसाब से उसको चलाए या उसको बिल्कुल बदल दे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज इनका यह कहना है कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द ओनली कॉम्पिटिटर विद बोथ द इंटेंट टू रीशेप द इंटरनेशनल ऑर्डर एंड इंक्रीजिंगली द इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल पावर टू डू इट। यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि चीन है, ये सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। एक ही दुनिया में एक वाहिद मुल्क है, वाहिद कॉम्पिटिटर है, जिसके पास इकोनॉमिक, यानी कि जो उसके पैसे हैं चाइना के पास, डिप्लोमेटिक, यानी कि उसके जो डिप्लोमेसी है, जहां पे उनके एम्बेसडर्स हैं, या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, और फिर मिलिट्री, जो चाइनीज फौज है और चाइना की टेक्नोलॉजी है। चाइना इसमें सक्षम है कि अमेरिका को एक चैलेंज दे सके, अमेरिका को ललकार सके। यह अमेरिका कहता है और अमेरिका ने लिख के दिया है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 में। तो जो बाइडेन ने जब यह बोला है, तो इसमें क्या है कि काफी चीन की तरफ से काफी रिटेलिएशन आया। चीन ने भी बोला कि ये सब गलत बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका ऐसा समझता है। और एक और चीज, जब से वो नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, हमने पहले भी डिस्कस करा था, नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची है, वहां पे चीन को बुरा लगा। उसके बाद कुछ कांग्रेसमैन वहां पे पहुंच गए अमेरिका से, वो चीन को बुरा लगा। चीन ने काफी धमकियां शमकियां दी कि हम बर्बाद कर देंगे ताइवान को, ताइवान पर अटैक कर देंगे, नैन्सी पेलोसी के जहाज को उड़ा देंगे। ये चाइना ने डायरेक्टली नहीं बोला, अपने अखबारों के थ्रू बोला। लेकिन सारे के सारे अखबार जो हैं चाइना में, चाइना के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। अपनी मनमर्जी से वहां पे कोई सांस नहीं ले सकता चीन में, डेमोक्रेसी तो है नहीं। जो शी जिनपिंग चाहता है वही होता है वहां पे।
तो इन लोगों ने भी बड़ी धमकियां दी, लेकिन अभी तक चाइना कुछ कर नहीं पाया या करना नहीं चाहता। चाइना सिर्फ धमकियां दे रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने यह बोला कि ताइवान की रक्षा अगर हमें हथियार इस्तेमाल करने पड़े हम करेंगे, यानी कि अगर युद्ध भी करना पड़ा तो हम युद्ध करके भी ताइवान की सुरक्षा करेंगे, ताइवान की रक्षा करेंगे, यह चाइना को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और चाइना ने फिर वो धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे चीन की आदत है, हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ सुरसुरी छोड़ता रहता है चाइना। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ने यह भी बोला कि द यूएस विल मेक इन्वेस्टमेंट टू स्ट्रेंथन इनोवेशन एट होम व्हाइल वर्किंग विद एलाइज इन कॉमन कॉज टू कॉम्पीट रिस्पॉन्सिबली विद चाइना। जो इनोवेशन, अब देखिए चाइना का जो पैसा है ना, जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, सारी की सारी चोरी की है, चाइना की खुद की तो है नहीं। कई कई 100 साल पहले चाइना ने कागज बनाया था और गन पाउडर यानी कि बारूद बनाया था। इसके बाद चाइना ने तो बनाया चनाया है नहीं कुछ। तो अगर कोई चाइना का ये सोचे कि चाइना में बहुत भारी कोई इनोवेशन हो रहा है, ये नहीं है। चाइना के स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, वहां पे पढ़ के वापस आते हैं। जो टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके टॉप टेक्निकल जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे जाके अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की नॉलेज लेके फिर चाइना में जाके उसको डुप्लीकेट करते हैं। तो चाइना का जो भी काम है, जो भी चाइना टेक्नोलॉजी में कर रहा है, वो चाइनीज माल की तरह है। सारा का सारा मामला डुप्लीकेट है चाइना का। लेकिन उसी डुप्लीकेट नॉलेज के ऊपर वही चोरी का जो ज्ञान है, उसी पे चाइना ने, जिसको कहते हैं कि बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी। तो अमेरिका ने बोला कि जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, हम रिस्पॉन्सिबली कंपीट करेंगे चाइना से। देखिए, सुनने में बड़ी हल्की बातें लग रही हैं, पर अगर आप एक चाइनीज एनालिस्ट हैं, तो आपको पता लग जाएगा अमेरिका कितनी बड़ी धमकी दे रहा है। और बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला कि जिससे चाइनीज को बुरा लगे। लेकिन जो एनालिस्ट है उसको पता है कितनी बड़ी धमकी है और अमेरिका क्या करने जा रहा है और क्या करने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। अब चाइना ने बोला कि ये जो अमेरिका का दिमाग है, ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी, कोल्ड वॉर दोस्तों वही है ना जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चल रहा था, जहां पे सब एक दूसरे को काटने के चक्कर में थे कि ये रूस ने करा तो अमेरिका ने काटा, अमेरिका ने करा तो रूस ने काटा। एक दूसरे के ओलंपिक गेम्स भी ये लोग बॉयकॉट कर चुके थे एक जमाने में। मैं 80s की बात कर रहा हूं। आई थिंक 80 और 84 के ओलंपिक गेम्स, एक ने ये बॉयकॉट करा तो दूसरे ने वो बॉयकॉट करा। आई थिंक मॉस्को के गेम्स बॉयकॉट हुए थे, लॉस एंजलिस के गेम्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो हो सकता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि अमेरिका ने रशिया के ओलंपिक गेम्स बॉयकॉट करे थे और रशिया ने अमेरिका के ओलंपिक गेम्स बॉयकॉट करे थे। तो ये जो कहानी है पुरानी चल रही है। और अब चीन कह रहा है कि यार ये कोल्ड वॉर का जो तुम्हारे माइंडसेट है, इससे दूर हो जाओ और ऐसे काम नहीं चलेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका अब हाथ धो के चीन के पीछे पड़ गया है दोस्तों। अब बात है रशिया की। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यह कहती है कि रशिया पोजेस एन इमीडिएट एंड परसिस्टेंट थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू इट्स पॉलिसीज दैट कल्मिनेटेड इन द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया की जो हरकतें हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है कि आपने एक शांतिप्रिय मुल्क था, आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया। यानी कि यूक्रेन एक शांतिप्रिय मुल्क था, उसके ऊपर रूस ने अटैक कर दिया। इतने हजारों लोग मारे गए, पता नहीं कितने, कोई फिगर्स अभी तक पूरे तो आए नहीं है। लेकिन ये मीडिया का कंजेक्चर है, कितने टैंक्स बर्बाद हो गए, कितने हवाई जहाज बर्बाद हो गए, लेकिन मैं कोट नहीं कर सकता। इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर, बात वो नहीं है। बात ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने बात करी है रूस के बारे में, कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जैसे कि दुनिया चलती है, वो पूरा उथल पुथल कर दिया। हर चीज़ के दाम बढ़ गए, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया। देखिए, बात यह है ना, लोग कहते हैं भारत में क्यों महंगी हो गई चीज़ें, महंगी अफ्रीका में भी हो गई हैं, बाकी यूरोप में महंगी हो गई हैं। तो आजकल का जो ग्लोबल ऑर्डर है, आजकल की जो दुनिया है, वो इतनी इंटरकनेक्टेड है, आपस में लिंक्ड है, कि अगर किसी और देश में कुछ होता है तो भारत पर फर्क पड़ेगा। फिर लोग कहते हैं कि भारत ने क्यों नहीं संभाला। आप नहीं कर सकते, एक लेवल के बाद आप नहीं संभाल सकते। भारत में तेल नहीं है, भारत में तेल नहीं मिलता है ज़मीन के, मतलब जो हमारे पास बहुत कम है, जो हमारे पास ऑयल है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है वो तेल। और भारत में इतने लोग हैं, 1.4 बिलियन, 100 तकरीबन, जिसको हम कह सकते हैं कि 140 करोड़ तकरीबन लोग हैं भारत में। उनके लिए तेल कहाँ से आएगा? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डॉलर देने पड़ेंगे, हमें रुपए देने पड़ेंगे। अब रूस ने यूक्रेन के ऊपर जंग लड़ी, रूस के ऊपर सैंक्शंस हो गए। अब देखिए, हमें तो वो तेल लेना ही लेना है अपने लोगों के लिए, हमें अपनी इकोनॉमी चलानी है, हमें अपना देश चलाना है। हमारे पास अगर तेल नहीं है तो हम बाहर से लेंगे, डॉलर दे के लेंगे, राइट। रूस से सस्ता तेल मिलेगा, हम रूस से लेंगे, कहीं से मिलेगा हम वहां से लेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस ने, देखिए मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं,
काफी लोग हैं जो सोशल मीडिया में ना बहस करते हैं, यार रूस ने ठीक करा, नहीं करा, हम रूस के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है कि आप रूस के साथ हैं कि यूक्रेन के साथ हैं, क्योंकि आपके या मेरे यूक्रेन या रूस के साथ होने के, हम तो लड़ नहीं रहे वहां पे, ना हम पैसे दे रहे हैं, तो आप किसी के भी साथ खड़े हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जीरो उसका इंपैक्ट है। गौरव आर्या कहता रहे मैं रूस के साथ हूं, क्या फर्क पड़ता है रूस को या यूक्रेन को उससे। लेकिन मैं आपको बता दूं इशू क्या है यहां पर। मिलिटरीली स्पीकिंग रूस जितनी बड़ी शक्ति है और यूक्रेन जितनी बड़ी शक्ति है, यह लड़ाई इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी। यह सबसे बड़ी नाकामयाबी है रूस की। रूस मार मार के बिल्कुल खत्म कर दे यूक्रेन को, बिल्कुल। लेकिन यह 23 या 24 फरवरी की लड़ाई है इस साल की, और यार करीब 200 दिन से ऊपर हो गए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 200 दिन से ऊपर हो गए और रूस एक यूक्रेन को नहीं हरा पाया। आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, जहां पे लोग कहते हैं कि लड़ाइयां कुछ चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं हो सकती, वहां पे 200 दिन से ऊपर हो गए और अभी तक यूक्रेन वाले किसी भी कारण से डटे हों। अमेरिका मदद कर रहा है, जो मर्जी, अमेरिका लड़ तो नहीं रहा ना वहां पर, लड़ तो यूक्रेन ही नहीं रहे हैं। अमेरिकन सैनिक थोड़ा ना घुस गए, अमेरिका हथियार दे दे तो क्या हो गया, रूस के पास हथियार नहीं है क्या। तो ये जितनी देर लड़ाई चलेगी उतनी देर दुनिया पे गलत असर पड़ेगा। इस चीज को लेके अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है, इस चीज पे वो टिप्पणी कर रही है, कमेंट कर रही है। उसमें यह भी बोला है कि यूक्रेन से पहले जो रशिया का जो मिलिट्री इंटरवेंशन था यूक्रेन से पहले, इसके पहले इन्होंने सीरिया में भी कराई है, उसके पहले इन्होंने यूक्रेन में भी करा, और रशिया के जो पापों की फहरिस्त है उसको गिनवा दिया। लेकिन यार मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि इसमें दोगलापन भी है थोड़ा सा, ठीक है। अब जो 9/11 हुआ था 9/11, जो अमेरिका के बहुत दुखद हादसा, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए अमेरिका में, खासतौर से न्यूयॉर्क में, तो यार वो तो उसमें तो 19 में से 15 तो सऊदी थे ना वो हाईजैकर। तो जो भी एक्शन लेना था आपको सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से कम पूछताछ करनी चाहिए थी, वो करी भी होगी अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका ने पता नहीं दाएं देखा ना बाएं, यार इराक पे अटैक कर दिया। अब इराक का तो कोई लेना देना नहीं था 9/11 से, इराक हैड नथिंग टू डू विद 9/11 एट ऑल। उनको तो पता भी नहीं था, सद्दाम हुसैन को तो पता भी नहीं था कि वहां पे 9/11 होने वाला है या हो चुका है, उसको नहीं पता था, उसको आके इन्होंने ठोक दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूस ने जो करा गलत करा, रूस को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका ये बोले कि तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, भाई अमेरिका भी तो घुसा अफगानिस्तान में, अमेरिका वियतनाम में घुस गया, अमेरिका कोरिया में घुस गया। दुनिया भर में जितनी भी जंगें 90% तो अमेरिका ने शुरू कर रखी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फॉरेन इंटरवेंशन क्या होता है कि हर चीज में, हर फड्डे में टांग मत अड़ो अपने, ठीक है, उससे पूरी दुनिया अनसेटल हो जाती है। हाँ ठीक है, कुछ काम अमेरिका ने अच्छा भी करा है, ऐसी बात नहीं कि सारा बुरा करा है, अमेरिका ने अच्छे काम भी करे हैं। लेकिन ये जंगों का सिलसिला जो अमेरिका का चलता चला रहा है 1945 से 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब से ड्रामा शुरू चल रहा है। अब जाके थोड़ा सा राहत हुई है जब जो बाइडेन ने बोल दिया कि नहीं रातों रात ट्रूप्स हटाओ अफगानिस्तान से, तब जाके थोड़ी सी राहत हुई है। बहुत समय के बाद, बहुत दशकों के बाद अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा कि कहां पे अपने ट्रूप्स इतने वाइडली उसने डिप्लॉय करके, दुनिया भर में अमेरिका के ट्रूप्स हैं, जापान में हैं, आपके गल्फ स्टेट्स में हैं उनके, कतर में हैं उनके ट्रूप्स, हर जगह उनके ट्रूप्स हैं फैले हुए। लेकिन एक्टिव ऑपरेशंस अब अमेरिका ने बहुत हल्के कर दिए हैं। वो ड्रोन श्रोन से करता रहता है अमेरिका, स्पेशल फोर्सेस भेज के, लेकिन उस तरीके से मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अब ना के बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को थोड़ा सा हल्का सा अपने भी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि बॉस हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, रूस गलत कर रहा है, वो तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अमेरिका भी कोई दूध का धुला इतना नहीं है। We will continue to stand with the people of Ukraine as they fight back against Russia's naked aggression, and we will rally the world to hold Russia accountable for the atrocities they have unleashed across Ukraine. यानी कि जो रूस ने करा है यूक्रेन के खिलाफ, हम यूक्रेन के साथ डटे हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं, और रूस के जितनी भी रूस ने पाप करे हैं उन सब का हिसाब होगा। लबोलुबाब यही है कि उसका हिसाब ये होगा जरूर। ये तो उन्होंने कह दिया कि द यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट अलाउ रशिया और एनी पावर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि बीच में पुतिन साहब ने कह दिया था साहब मैं बम मार दूंगा, न्यूक्लियर बम। तो ये तो धमकी की बात है, कोई पुतिन बम नहीं कर रहा, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इससे क्या होता है कि ना बहुत सारी चीजें इंपैक्ट कर जाती हैं दुनिया में। पूरा एक दुनिया की सप्लाई चेन
कि धज्जियां उड़ा दी रशिया ने। और ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक महदूद नहीं है, इसमें पूरे दुनिया पे असर पड़े, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द मेजर ऑयल सप्लायर्स इन द वर्ल्ड ना, सबसे मतलब एक जो बड़े ऑयल सप्लायर हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया एक बड़ा ऑयल सप्लायर है, या गल्फ की कंट्रीज हैं जो ऑयल सप्लायर हैं, ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान के ऊपर तो सैंक्शन कर दिए ना लोगों ने। उसी प्रकार से रशिया भी एक बड़ा मेजर ऑयल सप्लायर, एनर्जी सप्लायर है, पूरे यूरोप को सप्लाई करता था रशिया। तो अभी काफ़ी कंट्रियों ने कुछ कम करा है, कुछ कह रहे हैं नहीं हमें रशियन ऑयल एंड गैस नहीं चाहिए, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चीज़ चालू है आज की तारीख में। अच्छा, अब बियॉन्ड चाइना एंड रशिया जो है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि स्मॉलर ऑटोक्रेटिक, ये देखिए स्मॉलर ऑटोक्रेटिक पावर्स लिखा है यहां पे, आर एक्टिंग एग्रेसिवली इन वेज दैट कॉम्प्रोमाइज ग्लोबल स्टेबिलिटी। मोस्ट नोटेबली, ये रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं मैं, मोस्ट नोटेबली ईरान इंटरफियर्स इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेबर्स, proliferates missiles and drones through proxies, is plotting to harm Americans, including former officials, and is advancing a nuclear program beyond any credible civilian need। यानी कि ईरान आतंकवाद का सहारा लेके, ईरान दूसरे देशों को मिसाइल देके, और जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है जो उसकी सिविलियन नीड्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी की सिविलियन बिजली की नीड्स होती हैं, उसे न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी बनती है, भारत में भी है ऐसा। लेकिन ईरान जो कर रहा है, अब ईरान को ये जो बना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना, ईरान जिस पे काम कर रहा है, अब वो सिविलियन नीड्स से आगे बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब वो सिर्फ सिविलियन नीड्स तक महदूद नहीं है, वहां तक उसको रोका नहीं गया है, वो वेपनाइज कर दिया उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये अमेरिका कह रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि हम उसको रोकेंगे। जो इजराइल वाले हैं बड़े खुश होंगे इसको देख के, क्योंकि ईरान तो धमकी देता रहता है इजराइल को कि यहूदियों को मार दो, यहूदियों को समुद्र में फेंक दो, और वहां पे इजराइल वाले कहते हैं कि इजराइल वालों को रोक के रखा है, क्योंकि इजरायली और अमेरिकन बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। और अमेरिका ने इजराइल का हाथ पकड़ के बोला कि भाई रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, हमारे कहने पर रुक जा थोड़ा सा, वरना जिस दिन अमेरिकन ने बोल दिया कि ठीक है भाई अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तो इजराइल तो बहुत ईरान को डैमेज कर देगा। इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है ईरान को इर्रिवोकेबली डैमेज करने की। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चलो बातचीत से मामला सुधर जाए, वरना ये इजराइल पहले कर चुका है, और इजराइल एट अ मोमेंट्स नोटिस से कर सकता है। इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि यूएस जो है, अमेरिका, is postured and prepared to use other means to counter Iran if diplomacy fails। यानी कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई, बातचीत फेल हो गई ईरान के साथ, ये न्यूक्लियर वेपन वाले मामले और इनके दीगर मामले हैं, तो फिर हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। दूसरे तरीके क्या हैं? दूसरे तरीके यही हैं कि एक तरफ से इजराइल के हवाई जहाज आएंगे, एक तरफ से अमेरिका के हवाई जहाज आएंगे, और ईरान का बन जाएगा हलवा। और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये दोनों मुल्क आमादा हो गए कि नहीं, हमें ईरान को ना अभी ईरान की टांग तोड़नी है। ईरान शायद कुछ ना कर पाए, क्योंकि बोथ दीज कंट्रीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल, और इजराइल तो चाहता है कि कर दे। मेरी कुछ इजरायली से बात है, वो चाहते हैं कर दें। वो कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत है, अमेरिका का दोस्त है, हमारा दोस्त होने के नाते मना नहीं कर सकते, और भी 4 चीजें हैं इसके बीच में। वरना इजराइल को आप बोल दें कि ठीक है आप कर दो, तो वो तो रातों रात कर देंगे, इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सब इसका खत्म कर देंगे। लेकिन ठीक है, जहां तक डिप्लोमेसी से बात चल सके तो चलाने की कोशिश करेगा अमेरिका, या अमेरिका का कहना है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ने रीअफर्म करा, यानी कि दोबारा एक बार कहा कि जो इजराइल की सिक्योरिटी है उस पर यूएस कमिटेड है, और जो इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक नई दोस्तियां बनी हैं, एब्राहमिक अकॉर्ड्स, एब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं जो। तो दोस्तों, एब्राहमिक रिलीजन्स कौन हैं? जैसे कि जुडाइज्म है, यानी कि जो यहूदी मानते हैं, ज्यूज जो हैं, वो सबसे पुराना है एब्राहमिक रिलीजन्स में। दूसरा एब्राहमिक रिलीजन जो उसके बाद आया था वो था क्रिश्चियनिटी, और कुछ क्रिश्चियनिटी के करीब 700-800 साल के बाद इस्लाम आया। तो इनको तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं इनको। और इनमें अगर आप देखेंगे कि जो लोगों का जिक्र करा गया है टोरा में, जो कि जूस की होली बुक है, उन्हीं का
जिक्र करा गया है ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, जो कि यू नो ओल्ड टेस्टामेंट में खासतौर से, जो बाइबल के दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में उनका जिक्र है, और जो बाइबल में जिक्र करा गया है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इससे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उनका फिर जिक्र करा गया है कुरान शरीफ में। तो आप कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर आप देखेंगे जो कि पुराने नाम हैं, जो क्रिश्चियन नाम हैं, तो उनको जब आप अरबिक में तब्दील करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। जैसे कि डेविड है, बड़ा मशहूर अंग्रेजी नाम है डेविड, तो वो अरबी में दाऊद हो जाता है। और जोसेफ है बड़ा फेमस नाम, तो वो यूसुफ हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे कई और नाम हैं कि जो ओरिजिनली जो हैं वो जूइश नेम्स हैं, फिर वो क्रिश्चियन नेम्स बने, फिर वो उनका नाम बदल के ना उसमें फिर इस्लामिक नेम्स बन गए। तो काफ़ी लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे कि जो जैसे कि जीसस है तो उसका ईसा हो गया। तो ये सब नाम तो वही हैं, बट ओरिजिनली दीज आर जूइश नेम्स, देन दे बिकेम क्रिश्चियन नेम्स एंड देन दे बिकेम मुस्लिम नेम्स, सेम नेम्स। तो ये जो अहले किताब भी कह सकते हैं इनको, पीपल ऑफ द बुक, और जो एब्राहमिक अकॉर्ड्स है वो अकॉर्ड्स हैं, वो साइन करे थे बेसिकली बिटवीन क्रिश्चियन कंट्रीज, इजराइल विच इज द ओनली जूइश कंट्री, एंड मुस्लिम कंट्रीज, इन तीनों के बीच में साइन करे थे। और अमेरिका कह रहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिखा गया है कि बॉस वी विल सपोर्ट दीज पीपल, हम लोग इन सबको सपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे अमन शांति हो, ठीक है। और अनकंडीशनल सपोर्ट है यूएस मिलिट्री का, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है इजराइल को, यानी कि इजराइल को ब्लैंक चेक दे रखा है कि बॉस जो तुम्हें चाहिए बताओ। लेकिन इसके अलावा अमेरिका ने यह भी बोला है कि पैलेस्टीन के बारे में, we will also continue to promote a viable two-state solution that preserves Israel's future as a Jewish and democratic state while meeting Palestinian aspirations for a secure and viable state of their own। यानी कि हम इजराइल का तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम पैलेस्टीनियंस का भी सपोर्ट करेंगे। टू स्टेट जो थ्योरी है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए और इजराइल भी एक जूइश स्टेट की तरह रह पाए, और पैलेस्टीन, इसमें थोड़ा सा देखिए ये होने नहीं वाला है ऐसे इतनी आसानी से, ये बड़ा मामला है। The Jews were mistreated for more than 2,500 years। 2,500 साल से यहूदियों की मतलब लोगों ने बहुत बुरी दुर्गत करी है उनके पास कोई अपना वतन नहीं था, अपनी कोई मिट्टी नहीं थी, अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, भटकते थे कभी यहाँ, अब जाके इजराइल में वो बसे यूनाइटेड नेशंस के एक उसके तहत, रूलिंग के तहत। तो लोगों ने सपोर्ट करा और इजराइल वहाँ पे बस गया। अब बात यह है कि ये इसमें खून खराबा इतना हो गया ना इजराइल को लेके, इतनी लड़ाइयाँ, लोगों ने अटैक करा इजराइल को। यौम किपुर वॉर है बड़ा फेमस, 6 डे वॉर है बड़ा फेमस, हमने जिसके बारे में फ़ौज में पढ़ा था, जनरल मोशे दयान के बारे में मैंने फ़ौज में पढ़ा था। इजरायली जनरल हैं, वो आँख में एक पट्टा लगा के, एक आँख नहीं थी उनकी, जनरल मोशे दयान, तो इजराइल के बहुत बड़े हीरो हैं। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये मामला इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका कह रहा है, क्योंकि इसमें सब लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ये हिजबुल्ला कौन सपोर्ट करता है, जो हिजबुल्ला है इसको कौन सपोर्ट करता है, या फिर हमास है, ये जो टेरर आउटफिट्स हैं जो गाजा स्ट्रिप में काम करती हैं, या कहीं और ये लोग ऑपरेशंस अपने करते हैं, ये लोग कौन है? ये लोग, ये सब तो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, और इन टेरर आउटफिट्स को फंड करता है ईरान। हमें यह सोचना है कि जब तक आप, अनलेस द ज्यूज हैव एन आयरन क्लैड गारंटी ऑफ सेफ्टी इनसाइड द स्टेट ऑफ इजराइल, यह मामला ठीक नहीं होगा। क्योंकि अब यहूदियों ने बोल दिया है कि यार सुनो, अगर तुम थप्पड़ मारोगे ना तो हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पहाड़ वाला है मामला है इजराइल का। आप सबको पता ही है, मैं आपको क्या स्टोरीज समझा रहा हूं, यू नो इट बेटर देन मी। इजराइल ने यह पॉलिसी अपनी अपना ली है क्योंकि 2,500 साल से उन लोगों के साथ बुरा हुआ है। तो अब उन्होंने बोल दिया कि यार अगर तुम छेड़ोगे ना, फिर तुम देखना, तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। और उनके एक सोल्जर को अगर जान से मार दिया, अगर एक सोल्जर को किडनैप कर दिया, तो इजराइल से हवाई जहाज उड़ जाते हैं बॉम्बिंग करने के लिए। इस तरीके का रिटेलिएशन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन इजराइल करता है। और इजराइल को, आई अग्री विद द स्टेट ऑफ इजराइल, आई एब्सोल्युटली अग्री विद द स्टेट ऑफ इजराइल। दे आर फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस। वो तो अपने जिंदा रहने के हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो मार डालेंगे आपस वाले। जॉर्डन ने अटैक कर दिया उनके ऊपर, और इराक ने हमला बोल दिया, और उनके ऊपर इजिप्ट ने हमला बोल दिया। इन सब 4-5 देशों ने मिलकर उसके ऊपर अटैक करा था कि सारे यहूदियों को मार दो, उनको यहां से निकाल दो। ये हो चुका है।
तो इसराइल का जो जो इंडियंस कहते हैं ना, इसराइल बड़ा रिटेलिएट करता है और इसराइल देखो बड़ा जबरदस्त काम करता है, उसके पीछे भी एक तारीख है, उसके पीछे भी एक कारण है कि इसराइल के साथ बुरा बहुत हुआ था। अब इसराइल कहता है अब हमारे साथ बुरा नहीं, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो ये कहानी है थोड़ी सी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की। और इसके बाद इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी जो बात करी थी इंडिया के बारे में, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मैं रिपोर्ट से रीड कर रहा हूं, एक दूसरी रिपोर्ट है। The US 2022 National Security Strategy, which was released Wednesday as America's response to tremendous challenges and the unprecedented opportunities the world has today, said India, being the world's largest democracy and a major defense partner, will continue to be a key partner in realizing Washington's vision of a free and open Indo-Pacific. यानी कि जो इंडो-पैसिफिक का पूरा एरिया है, ये खासतौर से चाइना को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा मामला जो है, उसमें इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया में, वो इसके सेंटर में रहेगा। और आई थिंक 7 या 8 बार इस रिपोर्ट में इंडिया का नाम लिया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और इंडिया को एक सेंट्रल रोल की बात करी है, जो कि अमेरिका तो क्या देगा रोल, खैर हम लोगों ने खुद ही अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है कि कोई भी रोल हो वो हम बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर यह कहा गया है कि जो इंडिया है ये की पार्टनर है। देखिए 2-3 वर्ड्स हैं इसमें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, की पार्टनर इन रियलाइजिंग वॉशिंगटन विजन ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो कि इंडिया का भी विजन है। तो दोस्तों ये तो था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2022 यानी इस साल की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जो पॉलिसी उन्होंने लॉन्च करी है, जिसके बारे में खास तौर से मैं बताता हूं आपको। चीन का सबसे पहला मेंशन करा गया कि यह बदमाश है, इसके नकेल डालनी है। मैं देसी जबान में आपको बता देता हूं, चीन को रोकना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी, रशिया को रोकना जरूरी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भारत से भी परेशान है कि यार भारत रशिया को कंडेम नहीं करता जैसे भारत को करना चाहिए, लेकिन भारत करेगा नहीं कभी। भारत रशिया से बात करता रहेगा, जहां पे रोकना होगा रशिया को रोकेगा भी। लेकिन अगर अमेरिका को यह लगता है कि रशिया को बिल्कुल ही धुतकार के अलग कर देगा भारत, तो वो भारत नहीं कर सकता, क्योंकि कहां था अमेरिका जब हमें जरूरत थी, वहां पर तो रशिया खड़ा था ना। तो भारत भी पुराने दोस्त यारों को नहीं भूलने वाला देश है। हाँ ठीक है, दोस्त अगर गलत चल रहा है तो उसको जरूर बताएंगे कि भाई तू गलत चल रहा है। लेकिन अगर अमेरिका यह सोचता है कि रशिया को छोड़ छाड़ के बिल्कुल हम लोग भी वॉशिंगटन में एक छोटा सा प्लॉट ले लें, तो वो नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, फिर बात करी ईरान की, और फिर बात करी इजराइल की, और भारत की बात करी। जहां तक मैंने पढ़ा है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का पेपर, पाकिस्तान का उसमें जिक्र नहीं है। पाकिस्तानी बहुत खुशियां मना रहे थे कि साहब जर्मनी ने कश्मीर का नाम ले लिया, और इसने फलाने का नाम ले लिया, और इसने डमके का नाम ले लिया, और ये हो गया वो हो गया। खूब मीडिया उनका पागलपना कर रहा था, मुझे तो नहीं देखा। अगर किसी पाकिस्तानी को दिख जाए उसमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करी हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।